नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेंटेनेंस इंजीनियर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेंटेनेंस इंजीनियर जो होता है किसी कंपनी में, उसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा साथ ही साथ हम जानेंगे कि मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, क्या क्या स्किल्स चाहिए होता है और नॉर्मली इंडस्ट्री में उनको कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटेनेंस इंजीनियर जो होते हैं आखिर इनका क्या रोल होता है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस इंजीनियर किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, पार्ट बना रहे हैं, तो मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे मशीनें हो सकती हैं। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग की मशीनें होंगी, स्टाम्पिंग कर रहे हैं तो स्टाम्पिंग प्रेसेस वगैरह होगी। साथ ही साथ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स रहती हैं, एक्सेसरीज रहती हैं, जैसे कि कंप्रेसर्स वगैरह हो गए, डीजी सेट्स हो गए। मशीनिंग कंपनी है तो मशीनिंग सेंटर्स वगैरह होंगे, ड्रिलिंग मशीन होंगी, कन्वेंशनल मशीनें हो सकती है, वीएमसी सीएनसी वगैरह हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको करने के लिए बहुत सारे मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे हमको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कुछ सपोर्टिंग रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फोर्कलिफ्ट हो गया, ईओटी क्रेन्स हो गया, कंप्रेसर डीजी सेट्स हो गया। साथ ही साथ बिल्डिंग भी चाहिए होता है। तो ये सारे जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, रिसोर्सेज हो गए और मशीनें, इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, ये अगर सही तरीके से नहीं मेंटेन किए जाएंगे, है कि नहीं, वर्ड आ गया मेंटेनेंस, है ना। अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं किए जाएंगे तो प्रोडक्शन आप कैसे करेंगे, कंपनी कैसे चलेगी। यानी कि इनको मेंटेन करने के लिए आपको इंजीनियर या बंदे चाहिए होंगे। अगर इंजीनियर कर रहा है तो हम उसको मेंटेनेंस इंजीनियर कहेंगे, है ना। अगर कोई और बंदा है जो कि इंजीनियर नहीं है तो हम उसे मेंटेनेंस का ऑफिसर कह सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि मेंटेनेंस का जो इंजीनियर होता है उसका काम होता है मेंटेन करना, है ना। क्या मेंटेन करेगा? मशीनों को मेंटेन करेगा, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, इक्विपमेंट सपोर्टिंग रिसोर्सेज को मेंटेन करेगा। इन सब को मेंटेन करेगा और इंश्योर करेगा कि सब कुछ सही तरीके से रहे, एकदम नए के जैसा रहे। जब रिक्वायरमेंट हो प्रोडक्शन करने की तो जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, मशीन की रिक्वायरमेंट हमेशा अवेलेबल रहे, खराब नहीं हो। मान लेते हैं कि प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन करना है किसी मशीन पर और मशीन ही ब्रेकडाउन में हो, मशीन बंद पड़ा हो, तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो मेंटेनेंस वालों का काम है कि इंश्योर करें कि मशीन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि मशीन की अवेलेबिलिटी 100% होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपने अपने बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं, है ना। उनके की रिजल्ट एरिया वगैरह होते हैं। तो उनमें से क्रिटिकल एरिया होता है कि भैया मशीन की जो अवेलेबिलिटी है उसको इतना रखना है। अब कितना रखना है, कंपनी टू कंपनी वैरी करना। आइडियली कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, यानी कि सारे मशीनें, सारे रिसोर्सेज 100% जब रिक्वायरमेंट हो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। आइडियल सिनारियो है। ब्रेकडाउन कितना होना चाहिए, आइडियली ब्रेकडाउन 0 होना चाहिए। 0 तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। तो इनके टारगेट्स होते हैं। कहने का मतलब होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो रहता है उनका काम होता है कि ये सारे जो चीज़ें हैं, यानी कि इसमें क्या आ गया, मैकेनिकल का काम आ गया, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों का रख रखाव करें, मेंटेन करें। यानी कि इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज अलग अलग फील्ड की हो गई, तो इसके लिए अलग अलग फील्ड के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी कि मेंटेनेंस में मैकेनिकल फील्ड से बंदे काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बंदे काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर सकते हैं, सिविल के काम कर सकते हैं। यानी कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो इक्विपमेंट, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उससे रिलेवेंट बंदों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर आप सिविल से है, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर काम करने के लिए, एज ए मेंटेनेंस ऑफिसर या मेंटेनेंस सुपरवाइजर काम करने के लिए कंपनियों में, ठीक है ना। वापस आते हैं हम रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो अगर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि मशीनों का रख रखाव करें। तो मशीनें तो मेन चीज़ होती है क्योंकि प्रोडक्शन करना होता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ ना कुछ मशीनें तो होंगी, वीएमसी होंगी, सीएमसी होगी, स्टाम्पिंग होगी, फोर्जिंग होगी, जो भी कर रहे हैं इस्तेमाल, उनका मेंटेनेंस करना। क्या मेंटेनेंस करेंगे? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस।
प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेसिकली क्या होता है, एक ईयरली और मंथली प्लान बनाया जाता है जो जो मशीनें हैं कि ईयरली बेसिस में हम इन मशीनों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। शेड्यूल बनाया जाता है, मंथली में कौन कौन सा होगा वो सारा प्लान बनाया जाता है, उसके चेकशीट होते हैं और उसके हिसाब से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। उसी तरीके से प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी होता है। अब ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप यूट्यूब के गैलरी में जाके उन वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, है ना। वापस आते हैं, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना ताकि मशीन ब्रेकडाउन में ना जाए, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करना ब्रेकडाउन कम करने के लिए ऑफ कोर्स। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि अगर मशीनें कहीं खराब हो गई चलते चलते, हो सकती है मोटर जल गया, वायर जल गया, कहीं पर कुछ टूट गया वगैरह वगैरह, है ना, तो उसको तुरंत जाके अटेंड करें और इंश्योर करें कि जल्दी से जल्दी उसको ठीक किया जाए, है ना। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉलो करती है, उनके KRA में होता है या उनका टारगेट में होता है, जिसे कहते हैं हम मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यानी कि MTTR और MTVF। तो रिपेयरिंग करने में कितना टाइम लग रहा है ना, मीन टाइम टू रिपेयर वो आ जाएगा MTTR। मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, एक फेलियर से दूसरे फेलियर के बीच में कितनी दूरी है, फेलियर से रिलेवेंट ये दो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस मेंटेनेंस में ट्रैक किए जाते हैं, है ना। तो ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कि जो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, KRA हैं, उनको प्रॉपर्ली ट्रैक करें। इसके अलावा मशीन का ओवरऑलिंग भी किया जाता है, ये भी एक क्रिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस इंजीनियर की कि मशीन जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि ओवरऑलिंग में क्या होता है, मशीन का लगभग हर तरीके से साफ सफाई करना, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रिप्लेस करना, ठीक है ना, हर तरीके से उसको चेक किया जाता है। और ओवरऑलिंग करने में क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ओवरऑल हर तरीके से उसका हम चेक करते हैं, ऑयल चेंज करना, फिल्टर चेंज करना, जो भी है। आपने देखा होगा कि कार वगैरह का या बाइक का जब हम करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, ओवरऑलिंग में खर्चा ज़्यादा आता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसमें काफ़ी कुछ पार्ट्स वगैरह को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है ना। तो मशीनों का जब ओवरऑलिंग किया जाता है तो कंपनियों में अपना फ्रीक्वेंसी रखते हैं, नया मशीनों में फ्रीक्वेंसी को आप कम रखें, यानी कि ज़्यादा दिनों में आप ओवरऑलिंग करें, और जो पुरानी मशीनें हैं बार बार ब्रेकडाउन हो रही है उसका ओवरऑलिंग फ्रीक्वेंसी को आप मतलब जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑलिंग करना भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया मेंटेनेंस की। साथ ही साथ जो सपोर्टिंग रिसोर्सेज है, DG सेट्स है, एयर कंप्रेसर्स है वगैरह वगैरह, और भी जो EOT क्रेन से, फोकलिफ्ट वगैरह है, उनका भी रख रखाव करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। सिविल मेंटेनेंस में क्या आ जाएगा, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी हैं, उनका भी रख रखाव करना। कभी कभार क्या होता है, नए प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, मशीनों का इंस्टॉलेशन किया जाता है, उसमें भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होती है। मशीनें पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, उसका रिप्लेसमेंट करना, नए मशीनों के ऑर्डर में भी इन्वॉल्वमेंट होना और अपना टेक्निकल इनपुट प्रोवाइड करना, तो ये भी काम होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अब चूंकि मोस्टली टेक्निकल काम होता है, इसलिए टेक्निकल बैकग्राउंड से मोस्टली लोग होते हैं। किस लेवल का क्वालिफिकेशन रहेगा डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस पे, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे उसके पास मशीनें हैं, किस तरह के मशीनें, किस तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। छोटी कंपनियों में जहाँ पर थोड़ा फैसिलिटी है, काफ़ी सारी कंपनियों में मैंने देखा है कि ITI लेवल के लोग भी काम कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस उनका अच्छा खासा है, चीज़ों की समझ है, बशर्ते कि जो इक्विपमेंट, जिन मशीनों को उनको मेंटेन करना है, उनके बारे में उनका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ड्रिलिंग मशीनें हैं, कन्वेंशनल लेथ्स हैं, मिलिंग मशीन है, बोरिंग मशीनें हैं, और उस बंदे को 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, ITI है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मेंटेन कर लेगा और कंपनी उसको एज ए मेंटेनेंस इंचार्ज उसको रिक्रूट कर सकती है। साथ ही साथ ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी मशीनें हैं, तो क्या होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उस केस में नॉर्मली कंपनियां जो रहती है डिप्लोमा होल्डर या BTech लेवल का क्वालिफिकेशन देखती है, साथ ही साथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का देखती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में सीनियर लेवल में मेंटेनेंस हेड होता है और उनके नीचे में अलग अलग मेंटेनेंस सेक्शंस होते हैं, जैसे कि
मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल का अलग एरिया हो गया, सिविल का हो गया, है ना। तो अलग अलग एरिया के लिए उनके लिए सेक्शनल हेड या जो एरिया हेड हो जाएंगे, और वो ओवरऑल जो सीनियर मेंटेनेंस का जो हेड होता है, मे बी जनरल मैनेजर लेवल में हो सकता है या वाइस प्रेसिडेंट लेवल में हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, या मैनेजर लेवल में भी हो सकता है। फिलहाल हम मैनेजर कह लेते हैं। तो जो मैनेजर मेंटेनेंस हो गया, उसके नीचे में फिर अलग अलग एरिया के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह जो भी हो गया, उससे रिलेवेंट बंदा हो सकता है। वैसे आज के टाइम में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हो रही है। बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी कंपनियों में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बहुत सारे मशीनों में सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज ए मेंटेनेंस पर्सन अगर आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, नए गैजेट्स, नए इक्विपमेंट्स के बारे में पता है, तो आपके पास में आरेड एडवांटेजेस हैं, क्योंकि मशीनें भी बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती जा रही है और कंपनियां भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। तो आप में एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं, या अगर मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, तो टेक्निकल चीज़ों को समझने में और उसको एक्सप्लोर करने में आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, आपके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ अगर इम्पॉर्टेंट स्किल्स की अगर बात करते हैं, अब चूंकि आप टेक्निकल एरिया में काम कर रहे हैं या काम करेंगे, तो आपको मे बी ड्राइंग रीडिंग करना, और जो स्कीमेटिक सिस्टम्स होते हैं उसको रीड करना, क्योंकि काफ़ी मशीनों के जो मैनुअल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे उसमें ड्राइंग्स वगैरह होते हैं, तो आपको उसको रीड करना आना चाहिए। ट्रबल शूटिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मशीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ब्रेकडाउन का एनालिसिस करना, और काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में उनके कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है सिस्टमेटिक तरीके से ट्रबल शूटिंग करना, एनालिसिस करना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल, वाई एनालिसिस करना, ये काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आपको उसके बारे में पता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सिस्टमैटिक अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग या ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट होता है कंपनियों के लिए, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटेनेंस का जो बंदा रहता है, मेंटेनेंस को जो मैनेजर रहता है या इंजीनियर रहता है, उनको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम या हेल्थ सेफ्टी भी दिया जाता है। साथ ही साथ लीगल रिक्वायरमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। जिस इंडस्ट्री या जिस तरह के प्रोडक्ट या प्रोसेस में आप डील कर रहे हैं, उससे रिलेवेंट जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेवेंट जो लीगल रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लीगल रिक्वायरमेंट को भी जानें, समझें। जिस इंडस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो जितना आपको पता होगा आपके ग्रोथ के लिए अच्छा है। साथ ही साथ हेवी इक्विपमेंट और सेफ्टी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। हेवी इक्विपमेंट कैसे हैंडल करते हैं, और सेफ्टी के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर आपको उन मशीनों के साथ में, हेवी इक्विपमेंट के साथ में डील करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी डिपेंड करती है कंपनी, आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन। तो नॉर्मली जो फ्रेशर्स होते हैं एज ए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पर अगर आप इनरोल हो रहे हैं, मैं अगर इंडिया की बात करूं, तो ऑन एन एवरेज एक छोटी कंपनियों में आपको मे बी 15,000 से 20,000 के आसपास में आपको एंट्री लेवल में सैलरी मिल सकती है। कुछ छोटी कंपनियों में इनफैक्ट 10-12 हज़ार में भी लोग काम करते हैं एंट्री लेवल में। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ITI डिप्लोमा लेवल में 12-15 हज़ार तक मिल जाता है एंट्री लेवल में, ठीक है ना। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा, और अगर कैंपस हायरिंग किया जा रहा है, अच्छी कंपनी है, तो पैकेज ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे जैसे आप सीनियर लेवल में जाते हैं, जैसे कि अगर आप मे बी इंजीनियर लेवल में जाते हैं, पैकेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 20-25 हज़ार तक हो सकता है। सीनियर इंजीनियर पहुंच गए, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल में पहुंच गए, तो सैलरी आपकी 10-12 लाख की सालाना पैकेज भी हो सकती है। और जितने ऊपर लेवल में जाते हैं तो सैलरी और बढ़ सकती है। तो खैर, ये सारा डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, कंपनी पर, कंपनी की पॉलिसी, आपका क्वालिफिकेशन, आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपने कहाँ काम किया है, और कितनी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट को आपने मैनेज किया है। तो इन सारे पर डिपेंड करता है आपका सैलरी। तो अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं, और काफ़ी सारे जो स्किल्स हैं आप उन स्किल्स को एक्वायर करें। कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, आप उन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट क्वालिटी हब इंडिया काफ़ी सारे कोर्सेज को
ऑफर करती है। आप हमारे पोर्टल पर जाके, हमारे वेबसाइट पर जाके हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने आप को जितना आप नॉलेजेबल बनाएंगे, जितने स्किलफुल बनाएंगे, उतने आपके ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों, इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मिलें और आपके कैरियर में आपको ग्रोथ मिले। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले, और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।